भारत और नेपाल दो करीबी दोस्त, 1750 किलोमीटर से ज़्यादा की सीमा है दोनों देशों के बीच। और रिश्ता ऐसा है जिसे रोटी बेटी का रिश्ता हम कहते हैं। दुनिया में कम ही ऐसे पड़ोसी देश आपको मिलेंगे जहां सीमा पार करने के लिए पासपोर्ट या वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती है, कम से कम उस रीजन में जहां हिंदुस्तान है। लेकिन भारत और नेपाल के बीच ये संभव है, आधी सदी से चल रहा है। सुबह बिहार के रक्सौल से कोई आदमी नेपाल के बीरगंज जाता है, वहीं खाना खा लेता है, सामान खरीदता है और शाम तक वापस लौट आता है बिना किसी कागजी झंझट के। यही चीज़ इस रिश्ते को बाकी देशों से अलग बनाती है। अगर आप उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड या उत्तरी पश्चिम बंगाल के बॉर्डर एरियाज में जाएं तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि कौन भारत का है, कौन नेपाल का। एक ही भाषा है, एक ही खान पान है, एक ही त्यौहार मनाए जाते हैं और कई बार तो एक ही परिवार के लोग दोनों तरफ बसते भी हैं। बिहार के सीतामढ़ी को माता सीता का जन्म स्थान हम मानते हैं, जबकि नेपाल का जनकपुर भी खुद को उसी कथा से जोड़ता है। अब आप सोचिए, एक धार्मिक कथा है जो दो देशों में फैली हुई है और दोनों उससे अपना मानते हैं। यही वो सांस्कृतिक धागा है जो इन दोनों देशों को जोड़ता है। इस तरह के रिश्ते कूटनीति से नहीं बल्कि लोगों से बनते हैं। फिर ऐसा भी नहीं है कि संबंध सिर्फ सांस्कृतिक हैं। जो रिश्ता है भारत और नेपाल के बीच आर्थिक और सामाजिक स्तर पर भी बड़ा मजबूत है। लाखों नेपाली नागरिक हिंदुस्तान में काम करते हैं। ये सिर्फ नौकरी ही नहीं करते, भारत की अर्थव्यवस्था का हिस्सा है। राइट टू वोट को छोड़ के लगभग सारे राइट्स नेपाली सिटीजन्स को भी मिलते हैं। राइट टू प्रॉपर्टी है, यहाँ पे अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। दूसरी तरफ भारत नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। नेपाल में मिलने वाला हाइड्रोकार्बन जो है, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन वगैरह, दवाइयाँ, रोज़मर्रा का बाकी सामान, इन सब का जो बहुत बड़ा हिस्सा है हिंदुस्तान से ही आता है। पिछले कुछ बरसों में लेकिन इन रिश्तों की गर्माहट थोड़ी कम ज़्यादा होती गई है, यानी रिश्ते कुछ बने हैं और कुछ बिगड़े भी हैं। इन बिगड़े रिश्तों की सबसे बड़ी वजह बनी है भारत नेपाल के बीच जो चल रहा है सीमा विवाद, जिसका जिक्र बीच बीच में सामने आता है। पूरे वक्त नहीं उस तरह की बात होती है, लेकिन बीच बीच में इशू उठता है। मुख्य रूप से 3 जगहों पर विवाद है: लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा। सबसे ज्यादा चर्चा में लिपुलेख ही रहता है, आपने नाम सुना भी होगा। भारत का हिस्सा है, लेकिन नेपाल भी इस पर दावा जताता है। हाल ही में कैलाश मानसरोवर की यात्रा शुरू करने का ऐलान हुआ है। कैलाश मानसरोवर को हिंदू मान्यता में भगवान शिव का निवास माना जाता है। अब ये इलाका मॉडर्न मैप्स के हिसाब से तिब्बत में पड़ता है और तिब्बत पर चीन का शासन है, इसलिए भारत सरकार चीन के साथ मिलकर हर साल दर्शन के लिए रास्ता खोलती है। और इस यात्रा के लिए एक रास्ता लिपुलेख से होकर भी जाता है, जिससे नेपाल अपना बता रहा है। जैसे ही भारत ने इस साल कैलाश मानसरोवर तक की यात्रा की घोषणा की, नेपाल ने तुरंत आपत्ति जता दी कि रास्ता हमारा है, हमसे पूछकर काम कीजिए। नेपाल ने भारत को डिप्लोमेटिक नोट भी भेजा। भारत की तरफ से तुरंत प्रतिक्रिया आई। भारत ने कहा कि रास्ता हमारा है, इलाका ही हमारा है और अपने इलाके में किसी रास्ते का इस्तेमाल करने के लिए किसी से इजाज़त की हमें ज़रूरत भी नहीं। लिपुलेख और काला पानी को लेकर विवाद पहली बार नहीं हो रहा है, कई बार ऐसा हो चुका है। बस इस बार अलग है तो नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह राजनीति में आने से पहले एक एंटी इंडिया नेता समझे जाते थे। नवंबर 2025 में उन्होंने भारत, चीन और अमेरिका के खिलाफ आपत्तिजनक बातें भी लिखी थी, लेकिन एक्टिव पॉलिटिक्स में स्पेशली प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद थोड़ा संभले हैं। उनका कहना अब है कि नेपाल किसी के भी इन्फ्लुएंस से नहीं चलेगा। आज़ाद मुल्क है नेपाल, आज़ाद मुल्क की तरफ फैसले लेगा। इसके पहले भी बालेन ने अपने ऑफिस में ग्रेटर नेपाल का मैप लगा दिया था, जिसमें भारत के कई राज्यों को नेपाल का हिस्सा दिखाया गया था। और फिर उन्होंने काठमांडू में हिंदी फिल्मों की रिलीज पर भी बैन लगा दिया था। एक तरफ उनका आना भारत के लिए चुनौती की तरह पेश किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ अमेरिका भी नेपाल में अपना दखल बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। नेपाल में अमेरिका का आना कोई चौंकाने वाली बात नहीं है। चीन और तिब्बत से नेपाल की बॉर्डर मिलती है। अमेरिका के लिए ये एक नेमत से बिल्कुल कम नहीं है, उनको स्पाइंग वगैरह करनी होती है, इसलिए वो तरह तरह के प्रोग्राम चलाता है। नेपाल को करोड़ों डॉलर का बजट भी देता है डेवलपमेंट के लिए। अब ये सब ऑब्वियसली चीन को काउंटर करने के लिए ही अमेरिका करता है। लेकिन एक हालिया घटना ऐसी हुई जिसने भारत के कान खड़े कर दिए हैं। नेपाल में अमेरिका के असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर साउथ एंड सेंट्रल एशियन अफेयर्स समीर पॉल कपूर गए। उन्होंने इशारों ही इशारों में कह दिया कि हम नेपाल पर भारत का प्रभाव नहीं चाहते।
नाम उन्होंने भारत का नहीं लिया था, चीन का भी नहीं लिया था, लेकिन संकेत भारत की तरफ ही लिया गया, क्योंकि अमेरिका तिरछी आंख चीन को तो दिखाने की हिम्मत अभी नहीं रखता है। अमेरिका से भारत के रिश्ते पिछले 1 साल में बहुत अच्छे तो नहीं रहे हैं। ट्रेड वॉर की मार हमने झेली है। अब पड़ोस में हमारे साथ खेल खेला जा रहा है क्या? दो तरह की समस्याएं सामने आ रही, एक अमेरिका और दूसरा, जैसा बताया जा रहा है, नए प्रधानमंत्री बालेन शाह। क्या वाकई ये समस्या ही है? क्या उनके आने से भारत और नेपाल के रिश्ते बदल जाएंगे? क्या नेपाल भारत के हाथों से फिसल जाएगा और इस पूरे बदलाव में अमेरिका का स्टेक है? आज के शो में हम इसी बात पर डिस्कशन करने वाले हैं। नमस्कार, स्वीकार कीजिए निखिल का। आप खबर गांव का डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत देख रहे हैं। नेपाल कभी भी किसी का उपनिवेश नहीं बना, लेकिन ब्रिटिश इंडिया के साथ उसकी संधि जरूर थी। भारत की आज़ादी के वक्त नेपाल पर राणा फैमिली का शासन चलता था। उस जमाने में शमशेर जंग बहादुर राणा नेपाल के प्रधानमंत्री होते थे। जब भारत को आज़ादी मिल गई तब नेपाल की तरफ से कोई बड़ा रिएक्शन नहीं आया, बस नेपाल ने भारत को मान्यता दे दी। असली मोड़ 1950 में आया, जब भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने नेपाल की राजनीति में खुलकर दिलचस्पी ली। उसी साल इंडो नेपाल ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप साइन हुई, जिसने दोनों देशों के बीच ओपन बॉर्डर सिक्योरिटी कोऑपरेशन की बात तय की। इसी समझौते के तहत नेपाली नागरिक जो गोरखा हैं वो भारत की गोरखा रेजिमेंट्स में शामिल हुआ करते थे। अभी जब से अग्निवीर आए तब से नहीं हो रहे हैं। खैर, हम ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप की बात करते हैं। इसी दौर में नेपाल के राजा त्रिभुवन हिंदुस्तान आए। राणा शासन के खिलाफ आंदोलन तेज हुआ और भारत ने बैक चैनल से लोकतांत्रिक ताकतों को सपोर्ट किया, जिसके बाद 1951 में नेपाल में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का सिस्टम आता है। राजा भी होते हैं, प्रधानमंत्री के लिए भी जगह बनती है, पार्लियामेंट आती है, जैसा आप ब्रिटेन में देखते हैं। इसके बाद कई दशकों तक भारत का नेपाल पर गहरा प्रभाव रहा, लेकिन 1989 में पहली बार आप थोड़ा सा टकराव देखते हैं। टकराव ये हुआ कि उस बरस ट्रेड एंड ट्रांजिट एग्रीमेंट दोनों देशों के बीच टूट गया। इससे नेपाल में पेट्रोल, डीजल और बाकी चीज़ों की बड़ी कमी हो गई। अब मैप देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि नेपाल एक लैंड लॉक कंट्री है। 3 तरफ से हिंदुस्तान, एक तरफ से चीन। तो ज़्यादातर आयात निर्यात भारत के रास्ते से ही होता है, क्योंकि चीन के साइड से इंपोर्ट का तरीका नहीं है, वहाँ पे हिमालय पड़ता है। ट्रेड एंड ट्रांजिट एग्रीमेंट के तहत नेपाल को लगने लगा कि भारत सीमा पार व्यापार पर ज़्यादा कंट्रोल रख रहा है, कस्टम चेक्स, रूट और ट्रांजिट नियमों में सख्ती बढ़ा रहा है और नेपाल को बराबरी का फायदा मिल नहीं रहा है इस ट्रेड में। 1988 के आसपास दोनों देशों के बीच ट्रेड एंड ट्रांजिट एग्रीमेंट को फिर से बनाने या रिन्यू करने पर बात हुई। नेपाल चाहता था कि पुराने समझौते को ज़्यादा आसान बनाया जाए और उसके पक्ष में लाया जाए। उनको स्क्यूड लगता था, जबकि भारत सिक्योरिटी को अहम मानता था। कई दौर की बातचीत हुई, लेकिन बीच का रास्ता नहीं निकल पाया। 1989 की शुरुआत तक आकर ये बातचीत पूरी तरह टूट गई। इसके बाद भारत ने पुराना ट्रेड एंड ट्रांजिट एग्रीमेंट रिन्यू नहीं किया। वैसे इसका मतलब ये भी नहीं था कि कोई औपचारिक नाकेबंदी ही लग गई हो, लेकिन व्यावहारिक तौर पर नेपाल के लिए भारत के रास्ते से व्यापार बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि नेपाल का ज़्यादातर सामान भारत से ही लैंड बॉर्डर के ही जरिए आता जाता है। इसलिए सप्लाई अचानक धीमी पड़ी। नेपाल में पेट्रोल, गैस, दवाइयों और दूसरे ज़रूरी सामान की कमी हो गई। बॉर्डर इलाकों तो क्या, काठमांडू में भी लंबी लंबी कतारें लगी और आम लोगों को लगा कि उनके मुल्क को घेर दिया है एक बड़े देश ने, जबकि भारत का कहना था कि यह सिर्फ अग्रीमेंट खत्म होने का परिणाम है, हमने तो आपको ब्लॉकेड नहीं किया। 1990 के बाद एक नया एग्रीमेंट तैयार हुआ, जिसमें कुछ शर्तों को आसान किया गया और व्यापार फिर से सामान्य भी हुआ। धीरे धीरे सप्लाई बहाल हुई और संकट खत्म हो गया। 1996 से 2006 के बीच नेपाल में माओवादी क्रांति हुई, गृहयुद्ध हुआ वहां पे, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। तब एक बार फिर नेपाल में भारत की भूमिका अहम होती है। अमेरिका भी नहीं चाहता था कि युद्ध चले, माओवादी ताकतों के खिलाफ था, क्योंकि उनको लगता था कि अगर माओवादी ही जीत जाते हैं तो नेपाल चीन की तरफ झुक जाएगा। इसके बरक्स अमेरिका नेपाल में एक प्रो डेमोक्रेसी सरकार चाहता था, इसलिए उसने भारत की मदद ली और नेपाली नेताओं से बात करने की कोशिश की। भारत ने अमेरिकियों को नेपाल में एक्सेस भी दिया, इसलिए नहीं क्योंकि वो अपना यहाँ प्रभाव बढ़ा लें, बल्कि इसलिए क्योंकि अगर नेपाल अस्थिर होता तो भारत के लिए भी एक बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज ही तैयार होता। आज वही अमेरिका नेपाल में आकर कह रहा है कि हम नहीं चाहते कि नेपाल पर किसी अन्य देश का असर बढ़े।
अमेरिकी स्टेक का जिक्र हम आगे और करेंगे, पहले भारत वाली बात पूरी करते हैं। मनमोहन सिंह के दौर में नेपाली पार्टियों और माओवादियों के बीच बैक चैनल बातचीत हुई, जिसे दिल्ली एग्रीमेंट कहा जाता है। इसके बाद 2006 में नेपाली सिविल वॉर पीस प्रोसेस के जरिए गृह युद्ध खत्म हुआ। 2008 में नेपाल ने राजशाही को पूरी तरह खत्म करके खुद को एक रिपब्लिक यानी गणराज्य घोषित कर दिया। ये नेपाल के मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे बड़ा राजनीतिक बदलाव माना जाता है। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी सबसे पहले जो विदेशी दौरा करते हैं उसके लिए नेपाल ही जाते हैं। वहां सार्क समिट में हिस्सा लेते हैं। उस बरस नेपाल सार्क देशों में कनेक्टिविटी बढ़ाने का प्रस्ताव लेकर आया था। इसमें मोटर व्हीकल्स एग्रीमेंट भी था। सारे देश राजी थे, लेकिन पाकिस्तान ने उस प्रस्ताव पर साइन नहीं किए। फिर भी एक मोमेंट ऐसा आया जिसने उस सार्क समिट को विश्व पटल पर लाकर खड़ा किया, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के तब के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से हाथ मिलाया था। बड़ी चर्चा हुई थी। इसके बाद आ जाइए 2015 में। इस बरस नेपाल नया संविधान लागू करता है, जिसका मधेसी समुदाय विरोध करता है। नेपाल ने भारत पर तब इल्जाम लगाया कि उसने इस संविधान के विरोध में अनौपचारिक ब्लॉकेड लगाया, जिससे नेपाल में फिर से पेट्रोल, दवाइयों और जरूरी सामान की भारी कमी हो गई। भारत ने इन आरोपों को खारिज किया, आज भी करता है। हालांकि बाद में हालात सामान्य भी हुए और अगले 5 साल बाद फिर से एक मोड़ आता है 2020 में। इस साल भारत ने लिपुलेख तक एक सड़क बना ली, ताकि कैलाश मानसरोवर तक आसानी से श्रद्धालुओं को ले जाया जा सके। सिक्योरिटी भी हम मजबूत करना चाहते थे, क्योंकि इलाका चीन से लगता है। इस बात से नेपाल नाराज हुआ, क्योंकि जैसा हमने आपको बताया, नेपाल लिपुलेख को अपना हिस्सा मानता है। उसने 20 मई 2020 को नया नक्शा जारी किया, जिसमें काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को उसका हिस्सा दिखाया गया नेपाल का। फिर क्या हुआ? नेपाल की संसद ने इस नक्शे को संविधान में शामिल किया, जिससे ये विवाद सिर्फ बयानबाजी तक नहीं बल्कि एक कानूनी दावे में बदल गया। भारत ने एक संयमित प्रतिक्रिया दी, एक तरफा कदम बताया। बहुत एक्टिविटी इसलिए नहीं की क्योंकि तब पॉलिसी मेकर्स का यह मानना था कि मामला कुछ दिनों में ठंडा पड़ जाएगा, और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ भी। फिर 2020 के बाद नेपाल की घरेलू राजनीति में कई उलटफेर होते हैं। आपस की पॉलिटिक्स में नेपाल उलझ जाता है। 6 वर्षों में कई बार प्रधानमंत्री बनते हैं, आते हैं, जाते हैं, लेकिन कोई भी प्रधानमंत्री या कोalition सरकार लंबे समय तक चला नहीं पाता है। सरकारी अधिकारियों और मंत्रियों पर करप्शन के इल्जाम लगते हैं, और 2025 में इसका कल्मिनेशन हम देखते हैं जब जेनजी रेवोल्यूशन होती है। जेनजी लड़के लड़कियों ने नेपाल में प्रदर्शन किया और केपी शर्मा ओली की फिर रवानगी हो गई। मार्च 2026 में नेपाल में चुनाव होते हैं और नेपाल कई वर्षों बाद एक नए चेहरे को मौका देता है, बालेन शाह। अभी जो बालेन शाह है, इनकी पॉलिटिक्स को आप 3 एलिमेंट्स का मिक्सचर मान सकते हैं। एक, एंटी एस्टैब्लिशमेंट सेंटीमेंट को कैश करना, दूसरा टेक्नोक्रेट्स के जरिए काम करना, और तीसरा फिर एक नेशनलिस्ट नेपाली सेंटिमेंट। प्रधानमंत्री बनने से पहले काठमांडू के ये मेयर रह चुके हैं। पारंपरिक पार्टियों से अलग हैं जो नेपाल में पार्टीज ऑफ पावर रही हैं पहले। न तो भारत के पक्ष में खुलकर खड़े होते हैं, न ही चीन के, बल्कि इनका फोकस ये होता है कि नेपाल अपने हितों के हिसाब से फैसले ले। इसका एक रीजन भी है कि बालेन शाह से पहले जो नेता होते थे, उन्हें इन्हीं 2 पालों में रखा जाता था कि ये प्रो चाइना है या प्रो इंडिया है। बालेन के साथ 3 बड़े ऐसे विवाद भी जुड़े हैं जिनकी वजह से उन्हें भारत विरोधी नेता की तरह भी देखा गया कुछ धड़ों में। पहला विवाद जुड़ा है एक हिंदी मूवी बैन करने से जुड़ा। 2023 में आदि पुरुष रिलीज हुई। नेपाल में इस मूवी की एक डायलॉग पर आपत्ति हुई थी, जिसमें कहा गया था कि सीता माता भारत की बेटी हैं, जबकि नेपाल में धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यता यह है कि सीता का जन्म जनकपुर में हुआ, जहां जानकी मंदिर भी है। इसलिए वहां के लोगों और संगठनों ने इसे सिर्फ एक फिल्मी लाइन नहीं माना, बल्कि अपनी सांस्कृतिक पहचान से जुड़ा हुआ मुद्दा समझा। तब बालेन शाह काठमांडू के मेयर होते थे। उन्होंने सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को हुक्म दिया कि जब तक ये डायलॉग फिल्म से हटता नहीं है या चेंज नहीं होता है, तब तक काठमांडू इलाके में इस फिल्म को स्क्रीन नहीं किया जाएगा, और ऐसा ही हुआ। मूवी रोकी गई, लेकिन इंटरनेट पर क्या चला कि बालेन शाह ने पूरे बॉलीवुड को ही बैन कर दिया है, और ये सब दुरुस्त उतना नहीं भी था। एक फिल्म को बैन करने की बात थी। दूसरा विवाद नक्शे से जुड़ा था। 2023 में बालेन ने अपने ऑफिस में ग्रेटर नेपाल का नक्शा लगाया। इसमें न सिर्फ लिपुलेख और कालापानी को नेपाल का हिस्सा दिखाया गया, बल्कि बिहार समेत कुछ दूसरे राज्यों को भी नेपाल का हिस्सा दिखा दिया गया, भारत के राज्यों को। इस मैप में, इस बृहत्तर नेपाल के नक्शे में कई इलाके ऐसे भी थे जिन्हें खुद नेपाल भी भारत का हिस्सा मानता है औपचारिक तौर पे। तीसरा विवाद उनका 2025 का सोशल मीडिया पोस्ट है, जिसमें उन्होंने भारत, अमेरिका, चीन और नेपाल की दूसरी पार्टियों के खिलाफ मोर्चा खोला था। हालांकि कुछ मिनट में उन्होंने वो पोस्ट डिलीट भी किया था।
लेकिन उनके पोस्ट के मायने निकाले गए कि वो नेपाल की पार्टियों पर विदेशी प्रभाव में होने का इल्जाम लगा रहे हैं। एक और विवाद कैलाश मानसरोवर वाला, इसका जिक्र हमने शुरू में किया था कि भारत लिपुलेख पास का इस्तेमाल कर रहा है, जिस पर नेपाल ने आपत्ति जताई थी। अब बालेन की सरकार है, बिना उनके ये आपत्ति कैसे जताई गई होगी, सोचने वाली बात है। वैसे हमने कई बार जिक्र तो कर दिया लिपुलेख और कालापानी विवाद का इतिहास। अगर आप जानना चाहते हैं तो राजदूत का एक एपिसोड आप देख सकते हैं, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं। एक और आपको बात बताते हैं, ये हमने कई बार कमेंट्स में पढ़ा है कि हम कह देते हैं कि लिंक डालेंगे डिस्क्रिप्शन में, नहीं डालते हैं और फिर पड़ती है आपकी डांट। तो आज हमने सख्त ताकीद की है कि जब बोला है कि डिस्क्रिप्शन में लिंक डालेंगे तो डालेंगे। अब वापस आते हैं, बालेन शाह की बात करते हैं। जब से बालेन नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने नेपाल की व्यवस्था को बदलने का प्रयास किया है, वीआईपी कल्चर को खत्म करने का प्रयास किया है। मंत्रियों के काफिले जब चलते थे, पहले ट्रैफिक रोका जाता था, अब वो ट्रेडिशन बंद हो गया है। काम से ज़्यादा उनके तरीकों की चर्चा हो रही है। बिना बॉडीगार्ड के खुद ही सड़कों पर निकलते हैं, उसकी तस्वीरें आती हैं, आम लोगों से मिलने की तस्वीरें आती हैं। जब मेयर थे काठमांडू के, तब इसी तरह से रहते थे। लेकिन कई जानकार उनके बारे में ये भी कहते हैं कि अभी उन्हें बहुत अनुभव लेना है। आलोचकों का कहना है कि जब काठमांडू मेयर रहते हुए वो फुटपाथ में रेडी पटरी वालों को हटाते थे तो उनके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं करते थे। तो कई लोगों ने कहा कि काठमांडू में सिर्फ ट्रैफिक की समस्या हल करना एक मेयर का काम नहीं हो सकता, उसे आगे सोचना होगा। और अब ये व्यक्ति मेयर से बढ़कर पूरे देश का प्रधानमंत्री बन चुका है, तो उन्हें और बड़ा सोचना पड़ेगा। क्या सोच रहे हैं यह हमें बहुत अच्छे से नहीं समझ में आता है, क्योंकि पीएम बनने के बाद प्रेस से थोड़ी दूरी है, इंटरव्यूज़ उतने नहीं दे रहे हैं, पहला विदेशी दौरा उन्होंने नहीं किया है अब तक। खबर है कि अगले 1 साल तक वो नेपाल में ही रहने का प्लान बना रहे हैं। भारत ने उन्हें दावत दी है। जानकार कहते हैं कि संभवतः वो अपने पहले विदेशी दौरे में भारत ही आएंगे, जैसा कि एक ट्रेडिशन रहा है कि नेपाल में जब प्रधानमंत्री नए बनते हैं तो उन्हें अमूमन सबसे पहले हिंदुस्तान से ही न्योता मिलता है और वो सबसे पहले विदेशी दौरे पर हिंदुस्तान ही आते भी हैं। कुछ एक अपवाद रहे हैं। अब जब बालेन को आने में वक्त लग रहा है तो दिल्ली की तरफ से पहलकदमी हो रही है। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री इसी महीने में नेपाल जाएंगे, ऐसी खबरें आ रही हैं। क्या उनकी मुलाकात बालेन शाह से होगी, और अगर होती है तो क्या वहां पे लिपुलेख भी डिस्कस होगा? भारत ने हमेशा से ये मामला डिप्लोमेसी से सुलझाने की बात कही है, लेकिन लाख का सवाल अभी ये नहीं कि बात होगी या नहीं। बात यह है, या प्रश्न ये है कि क्या बालेन शाह से उनकी मुलाकात होगी, क्योंकि वो बहुत ही कम विदेशी मेहमानों से मिल रहे हैं। इसी महीने अमेरिका के स्पेशल एनवॉय सर्जियो गोर नेपाल गए थे। उन्होंने प्रधानमंत्री बालेन शाह से मिलने की दरख्वास्त की थी, लेकिन उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया। मीटिंग नहीं हुई सर्जियो गोर से। कुछ दिन पहले बालेन शाह ने सोशल मीडिया पर अमेरिका के डाइवर्सिटी वीज़ा प्रोग्राम की आलोचना की थी और ट्रंप से कहा था कि इसे ख़त्म करें, क्योंकि उनके देश के प्रतिभाशाली लोग यूएस चले जा रहे हैं। अमेरिका की नेपाल में दिलचस्पी ऑब्वियस है। अमेरिका के असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर साउथ एंड सेंट्रल एशियन अफेयर्स समीर पॉल कपूर नेपाल गए थे। उनके नेपाल के कई नेताओं से मुलाकात हुई। समीर ने अपने नेपाल दौरे में बयान दिया था कि हम नहीं चाहते कि चीन या कोई अन्य देश नेपाल पर डोमिनेंस दिखाए। अन्य देश से उनकी क्या मुराद थी उन्होंने नहीं बताया, लेकिन इशारा तो भारत की ही तरफ था। बताइए, जब अमेरिका को एक ज़माने में नेपाल से बात करनी होती थी तो भारत के जरिए बात करता था, वो आज हमें नेपाल से निकालने के ख्वाब देखने लगा है। अमेरिका को सोचना चाहिए कि गृह युद्ध के समय अगर माओवादियों से सुलह भारत के जरिए नहीं होती और अगर माओवादी लीडर पूरी तरह कामयाब हो जाते तो आज नेपाल चीन के पाले में बैठा होता, क्योंकि अमेरिका का तो यहाँ एक ही मकसद था, चीन को काउंटर करना। पर अब वही अमेरिका हमें नेपाल से बाहर रखना चाहता है। कम से कम जानकार तो यही देख रहे हैं। अमेरिका चाहता है कि चीन को काउंटर करने के लिए नेपाल उसके साथ खड़ा हो। एक नया सहयोगी साउथ एशिया में वो चाहता है अपने लिए, और इसके लिए अमेरिका 3 तरह से काम कर रहा है। नंबर 1, वो मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन MCC जैसी स्कीम के तहत नेपाल को जोड़े रखने की कोशिश कर रहा है। इसके तहत हर 5 साल में डेवलपमेंट के लिए $500 बिलियन ज़रूरतमंद देशों को दिए जाते हैं। इसमें पावर प्लांट्स, रोड्स, ब्रिजेस उन देशों में बनते हैं। $500 मिलियन के अलावा कुछ पैसा खुद उस देश को भी लगाना पड़ता है। नेपाल भी स्कीम में $197 मिलियन अपने पास से खर्च करेगा। अब अमेरिका चाहता है कि यहाँ एक तीर से 2 निशाने लगें। नेपाल का कुछ डेवलपमेंट भी हो, एक गुड फेथ वहाँ पे जनता के बीच अमेरिका के लिए पैदा हो, और जो BRI है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चीन का, उसको भी काउंटर किया जाए। 2024 में KP शर्मा ओली ने प्रधानमंत्री रहते हुए चीन के BRI को नेपाल, अब BRI में नेपाल कहाँ से आया? 2024 में जब KP शर्मा ओली चीन के प्रधानमंत्री थे
तब उन्होंने नेपाल को BRI में शामिल किया था। अब यूएस इसकी काट करना चाहता है। नंबर 2, दूसरा काम अमेरिका करना चाहता है या कर रहा है वो तिब्बत के शरणार्थियों का समर्थन। अगेन उसका चीन से संबंध है। अमेरिका औपचारिक रूप से वन चाइना पॉलिसी मानता है या मानने को मजबूर है, कह लीजिए कि ताइवान हो या तिब्बत सब चीन का हिस्सा है। नेपाल भी वन चाइना में मानता है, हिंदुस्तान भी। लेकिन नेपाल की बॉर्डर लगती है तिब्बत से और निर्वसन के बाद हजारों तिब्बती शरणार्थी जैसे हिंदुस्तान में रहते हैं तो नेपाल में भी रहते हैं। अमेरिका नेपाल में ऐसे एनजीओज और संगठनों को पैसा देता है जो तिब्बती शरणार्थियों के लिए लड़ते हैं, उनके पहचान और उनके अधिकारों की बात करते हैं। ये ऑब्वियसली चीन को पसंद नहीं आता है। नेपाल की तरफ बढ़ाया हुआ अमेरिका का तीसरा कदम है स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम। इसके तहत अमेरिका के किसी एक स्टेट का जो नेशनल गार्ड होता है, जो वहाँ की रिजर्व आर्मी है, वो किसी दूसरे देश की सेना के साथ पार्टनरशिप करती है। इस प्रोग्राम के तहत नेपाल की सेना और अमेरिका की केंटकी नेशनल गार्ड के बीच लंबे समय से सहयोग चला रहा है। दोनों मिलकर आपदा प्रबंधन, मेडिकल रिस्पांस और मिलिट्री ट्रेनिंग पर अभ्यास वगैरह करते रहते हैं। नेपाल को उनसे बड़ा कीमती अनुभव मिल जाता है। तो नेपाल को अमेरिका से फ़ायदा मिल रहा है। फ़ायदा भारत से भी मिल रहा था, मिल रहा है। हर साल भारत करोड़ों रुपए नेपाल पर खर्च करता ही है। लेकिन क्या हम किसी मामले में कुछ गुंजाइश छोड़ दे रहे हैं? आपको एक संदर्भ के साथ में इस चीज़ को देखना पड़ेगा। बांग्लादेश में शेख हसीना के तख्ता पलट के वक्त भारत के लिए स्थिति कुछ असहज हो गई थी। भारतीय मीडिया खुलकर कह रहा था कि शेख हसीना का बांग्लादेश में बने रहना भारत के लिए अच्छा है। अब इस बात को बांग्लादेश में ऐसे लिया गया जैसे यहां से वहां की क्रांति की आलोचना हो रही है। अब एक्चुअल्स क्या है? तथ्य कुछ भी हो सकते हैं। हम सेंटिमेंट की बात कर रहे हैं कि वहां इंप्रेशन किया जा रहा था। शुरुआत में दोनों देशों के बीच कुछ तलखी भी रही। दोनों देशों के यहाँ से एक दूसरे के लिए बयान आने लगे, राजदूत तलब हो रहे थे। लेकिन जब ये तय हो गया कि बांग्लादेश में अब हसीना से इतर कोई राजनीतिक सच्चाई आएगी, उसकी स्थापना होगी, तब नई दिल्ली ने अपना रुख बदला और बांग्लादेश ने भी समझा कि भारत के साथ तलखी लंबे वक्त तक चलेगी तो नुकसान बांग्लादेश का ही है। तो एक अनुभव आ गया था हमारे पास बांग्लादेश का। इसके बरक्स नेपाल में जब तख्ता पलट हुआ तो भारत के पास बांग्लादेश वाला अनुभव पहले से था। तो भारत से इस बार न प्रत्यक्ष न परोक्ष रूप से कोई बड़ी बात कही गई जो किसी को अच्छी या बुरी लगे। नेपाल में जो हो रहा था, वो जो डेवलपमेंट्स थे, उन्हें हमने एक पड़ोसी की तरह प्रोसेस किया, न कि किसी स्टेक होल्डर की तरह। इस संयम का फायदा यह हुआ कि नेपाल में सत्ता परिवर्तन के साथ हमें वैसी चुनौती का सामना नहीं करना पड़ा जैसा बांग्लादेश के मामले में हुआ था। कोई एंटी इंडिया सेंटिमेंट, कोई बहुत बड़ा अमंग द मासेस हमें देखने को नहीं मिला। लेकिन बालेन शाह प्रशासन की ओर से आ रहे संकेत अब उस स्तर पर पहुंच रहे हैं जहां भारत को सतर्क हो जाना चाहिए। हर बरस बजट से करोड़ों रुपए हम नेपाल को देते हैं, अरबों का हमारा वहां इन्वेस्टमेंट है। हमने अस्पताल और बांध बना कर दिए हैं, एयरपोर्ट्स बना कर दिए हैं। इसके बावजूद अगर कोई नेपाल आकर यह कहने में सफल रहे कि नेपाल को किसी इन्फ्लुएंस से बाहर रहना चाहिए, तो नई दिल्ली को गौर करना चाहिए। इसी नोट पर हम साजिद का लिखा और आनंद का रिकॉर्ड किया ये राजदूत यहाँ कंक्लूड करते हैं। आप देखते रहिए खबरगांव।